हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत वंस अगेन वेलकमिंग यू। और आज फिर से हमारे पास चैप्टर 6 का एक पार्ट मौजूद है। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने शायद चैप्टर 6 का सेकंड पार्ट डिस्कस किया था, और इस बार हम लोग डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर का थर्ड पार्ट। ठीक है, तो ये वीडियो चैप्टर 6 का थर्ड पार्ट होगा जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस या लाइफ प्रोसेसेस, और हिंदी में इसको कहते हैं जैव प्रक्रम। बहुत सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, और अब वक्त है उन सारी बातों के साथ साथ एक छोटी सी और चीज़ को डिस्कस करने का, या कुछ और बातों का डिस्कशन जिसमें हो। ठीक, उसमें डिस्कस करने की कुछ बातें होती हैं कि हमारे अंदर जो हम ब्रीद इन करते हैं या एक्सेलेशन करते हैं, इनहेलेशन करते हैं, है ना, बाहर निकालते हैं या अंदर लेते हैं सांसों को, तो कैसे क्या होता है। ठीक, तो एयर जो है, सबसे पहले यहाँ पर आप देख लीजिए, जो जहाँ पर पॉइंट 1 लिखा हुआ है, यहाँ से एयर, एयर का मतलब यहाँ पर रिच ऑक्सीजन या रिच ऑक्सीजन कंटेनिंग गैसेस से है। ठीक है, या मिक्सचर विच हैज़ द रिच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो ये वहाँ से शुरू होता है। फिर ऑक्सीजन हमारे ब्लड में पहुँचती है। किसके द्वारा पहुँचती है? तो थ्रू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के द्वारा पहुँचती है। रक्त कणिकाओं के द्वारा पहुँचती है, या इसको कुछ और कहते हैं, वेसल्स को मुझे याद नहीं आ रहा है कि क्या कहते हैं अब। फिर ऑक्सीजन जो होती है दैट बाइंड्स विद हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, आरबीसी के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाती है। अब आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स के साथ जब ऑक्सीजन बंध जाती है तो क्या करती है, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन टिश्यूज। ऑक्सीजन टिश्यूज में ऊतकों द्वारा जो है रिलीज कर दी जाती है। ये तो पहला जो है तरीका है। अब दूसरा स्टेप क्या होता है भाई, ये ऑक्सीजन हमने जब सांस लिया, अंदर लिया ना ऑक्सीजन, भाई जब हमने ब्रीद इन किया, इनहेलेशन किया, तब ऐसा हुआ। लेकिन जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, देन व्हाट वाज द प्रोसेस, या व्हाट वुड बी द प्रोसेस। हम जब ऑक्सीजन, जब एक्सहेलेशन करेंगे तो प्रोसेस क्या होगा, इसकी बात करते हैं। तो इस सेकेंड प्रोसेस में CO2 टेकन फ्रॉम टिश्यूज, साफ तौर पर लिखा हुआ है यहाँ पर, CO2 टिश्यूज से लिया जाता है। हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यूज हैं। फिर CO2 रिलीज्ड इनटू ब्लड। उसके बाद तो CO2 फिर तीसरे नंबर में, CO2 क्या, कहाँ से, देखो यहाँ पर जो तीसरा नंबर है, एक मिनट, पेन, हाँ ये है पेन। तो CO2 क्या, CO2 जो ब्लड में घुला रहता है। ठीक भाई, पहला क्या हुआ कि टिश्यूज से ब्लड में पहुंचा। ठीक है, अब इस ब्लड से CO2 निकलेगा, ठीक है, बाहर, और ब्लड से घुल करके, भाई देखो सिंपल सी बात, एक बार फिर से समझो कि टिश्यूज से ब्लड में पहुंचा है, और उसके बाद ब्लड में यहाँ पर घुल रहा है, और यहाँ घुलने के बाद ये ब्लड जब हमारे हार्ट में पहुँचेगा तो वहाँ पर ब्लड वेसल्स जो होंगी, उन वेसल्स में ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड अलग कर लिया जाएगा। ठीक है, अवशोषित कर लिया जाएगा, अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, और उसके बाद आपके नॉस्ट्राइल से CO2 को बाहर हवा में डिश्यू मतलब उड़ा दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से पूरे प्रोसेस को देखते हैं कि कैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं और वो हमारी ब्लड तक पहुंचता है, और CO2 अगर हमारी बॉडी से बाहर आ रहा है एटमॉस्फेयर में तो वो कैसे आता है। तो ज़रा एक बार फिर से नज़र घुमाएं। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन लिया या सांस ली, ऑक्सीजन जब सबसे ज़्यादा है उसमें, वो ब्लड में पहुँचती है। किसके द्वारा पहुँचती है? ब्लड वेसल्स के द्वारा पहुँचती है। फिर ब्लड वेसल्स के द्वारा वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में डिज़ोल्व कर दी जाती है, मिला दी जाती है, और किसकी हेल्प से मिलाई जाती है? वो हीमोग्लोबिन की हेल्प से उसमें बांध दिया जाता है पैकेट से, बंडल्स के फॉर्म में, या उस जो है हीमोग्लोबिन के साथ वो अपने साथ बाहर ले जाती है। और फिर ऑक्सीजन कहाँ पहुँचती है? तो ऑक्सीजन टिश्यूज़ के पास लास्टली पहुँचती है। और टिश्यूज़ कहाँ होते हैं? हमारी पूरी बॉडी में टिश्यूज़ हैं, तो जहाँ जहाँ टिश्यूज़ हैं वहाँ तक हमारे जो है ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है। अच्छा, ये तो ऑक्सीजन की बात हो गई। कहाँ से किया जाता है? ब्लड की हेल्प से या हीमोग्लोबिन की हेल्प से। ब्लड में अगर कोई पूछे तो हीमोग्लोबिन है। अब हमारे बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर कैसे आता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं
पहला, CO2 जो है वो टिश्यूज़ में होता है, वहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है ब्लड के द्वारा, और उसके बाद जब खींचकर बाहर किया जाता है तो वो कहाँ पहुँचता है, ब्लड में पहुँचा। अब ब्लड ने उसको कहाँ ढकेल दिया, वो ब्लड के साथ कंटेन हो गया और ब्लड उसको लेकर के पहुँचा ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स ने हार्ट में ही क्या किया, देखो क्या लिखा है, CO2 को अवशोषित कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, सैक कर लिया, उसका है ना, अवशोषण कर लिया, और उसके बाद जो हमारा CO2 बचा वो लंग्स के द्वारा या लंग्स फेफड़ों के द्वारा जो है बाहर कर दिया जाता है नॉस्ट्राइल की हेल्प से। ठीक है, ये तो प्रोसेस था, हम लोग इनहेल और एक्सहेल में क्या क्या करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ यहाँ कुछ चीज़ें और हैं, ज़रा देखते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर हमारा है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, और दूसरा है क्या नाम है इसका, क्या लिखा है, aquatic organism. So the first one is terrestrial. Terrestrial वो होते हैं जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से अपना रेस्पिरेशन करते हैं, और एक्वेटिक वे होते हैं जो डिजॉल्व ऑक्सीजन से अपना रेस्पिरेशन करते हैं। सिंपल, ऐसे जीव जो वायुमंडलीय ऑक्सीजन के द्वारा श्वसन करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हिंदी में मुझे नहीं पता, अगर आपके पास हिंदी की बुक हो तो आप देख लीजिएगा। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म ऐसे जो पर्यावरणीय ऑक्सीजन को अपने रेस्पिरेशन या श्वसन में प्रयोग करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, और जो पानी या जल में या किसी द्रव में घुली हुई ऑक्सीजन की सहायता से श्वसन करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम लोग एक चीज़ ऑलरेडी समझ चुके हैं कि स्टोमेटा कैसे ओपन होता है और कैसे क्लोज होता है। ओपन और क्लोज होते समय उसके चारों तरफ किस तरीके की पानी का एक स्ट्रक्चर बनता है, और उसके बाद ऑक्सीजन के साथ साथ कैसे बाहर आ जाता है ये पानी, या कार्बन डाइऑक्साइड जाती है तो वो कैसे क्लोज हो जाता है, और उसके बाद ऑक्सीजन जब बाहर आती है तो ऑक्सीजन बाहर आने के साथ साथ तो वो ओपन होता है और उसके साथ पानी भी या वाटर भी बाहर आ जाता है। ये बात हम लोगों ने कर ली है। फिलहाल अब ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, केवल इसकी ब्रीफ चीज़ को समझेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। तो ब्रीफ चीज़ क्या है, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स इज सिंपलर देन द रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। गैसियस एक्सचेंज occur through the first one is stomata in leaves, ये मैंने आपको पहले ही बताया, और उसके बाद है lenticels in stems and the next one is general surface of the roots। ठीक है, ये तीन चीज़ों की तरफ से रेस्पिरेशन प्लांट्स में पॉसिबल है। आगे की बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सर्शन। तो ट्रांसपोर्टेशन और एक्सर्शन, तो ये दो, भाई दुनिया में दो ही चीज़ें होती हैं साइंस के अकॉर्डिंग, पहला होता है प्लांट्स और दूसरा होता है एनिमल्स। तो यहाँ हम लोग चूँकि सबसे पहले हम लोग अपनी ही बात कर लेते हैं एनिमल, तो एनिमल्स में ये ट्रांसपोर्टेशन और एक्सर्शन कैसे होता है इसकी बात को डिस्कस करते हैं। तो पहला पॉइंट यहाँ पर साफ तौर पर आपके सामने लिखा हुआ है, ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एट्सेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय सर्कुलेटरी सिस्टम और ट्रांसपोर्ट सिस्टम। मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमारे यानी ह्यूमन बीइंग के बॉडी में या ह्यूमन बीइंग के जैसे जो भी मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं उनको सदैव एक निश्चित समय अंतराल के बाद खाद्य पदार्थों या भोजन और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। खाद्य पदार्थ, भोजन, ऑक्सीजन, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, और ये फंक्शन एक निश्चित चक्र में निभाया जाता है, और यही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, यानी हमारी बॉडी में फूड हमने खाया, उसके बाद फूड का डाइजेशन हुआ, फूड में प्रोटीन, फैट या कार्बोहाइड्रेट जैसी जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, जो 5-7 चीज़ें होती हैं, वो सारी की सारी हमारे बॉडी में जाकर के कुछ ना कुछ काम करती हैं, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो शरीर के बाहर होता है, हमारी बॉडी के बाहर होता है। तो ये सारी चीज़ों का जो प्रोसेस है उसको एक नाम है। जब हमने फूड खाया, फूड को हमने खाया, खाने के बाद उसको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद उसका हमने एक्सर्शन कर दिया। तो डाइजेशन तक, जहाँ एक्सर्शन के पहले तक का जो बिल्कुल प्रोसेस है यहाँ तक, है ना, ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, यही ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। यानी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन आया, ये भी ये हमारे हार्ट से हमारे ब्रेन तक पहुँचा, तो ये भी एक ट्रांसपोर्टेशन है। हमारी बॉडी ने फूड
एब्जॉर्ब किया और उसका प्रोटीन अलग करके हमारे अलग अलग या डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी पार्ट्स तक उसको ट्रांसफर किया, इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, पहुंचाना, भेजना, परिवहन। ठीक है, अब बात करते हैं एक्सर्शन की। एक्सर्शन की बात करने से पहले यहाँ 2 पॉइंट्स और लिखे हैं, उनको भी देख लेते हैं एक्सर्शन से पहले ही। अब यहाँ जो लिखा हुआ है दूसरा पॉइंट, उसमें क्या है, द सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग कंसिस्ट ऑफ अ फ्यू ऑफ थिंग्स लाइक एज अच्छा देखो, मतलब ये है क्या, सर्कुलेटरी सिस्टम यानी जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं अपनी बॉडी के अंदर फूड या प्रोटीन या फूड के डिफरेंट वेरिएंट्स या डिफरेंट चीज़ों का, कि फूड में जो भी चीज़ें होती हैं वो कैसे कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के द्वारा होती हैं, ये बात सबको पता है। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेसिक तौर पर अगर ऑक्सीजन लिया जाए तो ऑक्सीजन का स्टार्ट कहाँ से होता है, तो बहुत ही सिंपल, सबसे पहला आता है सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, हमारी बॉडी का एक पंपिंग सेट या पंपिंग ऑर्गन कहलाता है हार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछा गया है, तो ये यूपीएससी के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो और होम बोर्ड और या ये क्या बोलते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में भी ये क्लास 10 में पूछा जा चुका है। तो इसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहें, पहले से ही अपने ब्रेन को प्रिपेयर रखें कि पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज नोन एज हार्ट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हार्ट क्या है, पंपिंग सेट या हमारा पंपिंग ऑर्गन है। ठीक है, और ब्लड वेसल्स में 2 चीज़ें आती हैं, पहला आर्टरीज होता है, दूसरा वेन्स होता है। आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड और अच्छा इसकी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल यहाँ देखते हैं। ये तीसरी चीज़ होती है सर्कुलेटरी मीडियम, यानी कि परिवहन अगर होता है तो किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ब्लड क्या होता है, लिम्फ क्या होता है, अभी दोनों चीज़ें हम लोग समझेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा यहाँ कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको देखना बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर 2 तरीके का ब्लड होता है। ठीक है, जो 2 तरीके का ब्लड होता है बेसिकली, वो दोनों तरीके के ब्लड में एक तरीके का होता है ऑक्सीजनेटेड और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आप यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं, ये हमारी बॉडी से वेना कावा के थ्रू हार्ट में एंटर करता है। ठीक, लेकिन कहाँ एंटर करता है, किसके थ्रू एंटर करता है, तो आप यहाँ देख रहे हैं किसके थ्रू करता है, राइट एट्रियम के थ्रू। राइट एट्रियम के थ्रू ये जो है एंटर करता है, और उसके बाद राइट एट्रियम से होता हुआ ये कहाँ पहुँचता है, राइट वेंट्रिकल के थ्रू, और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ ये फाइनली हमारे लंग्स में पहुँच जाता है। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अब जरा यहाँ देखो, इसी के आगे लिखा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। भाई लंग्स से हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन कैसे पहुंचे या ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे पहुंचे, इस बात को जानने के लिए लोगों ने जब रिसर्च की तो पता चला कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला और लेफ्ट आर्टरियम में होता हुआ हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल तक पहुंचा। ठीक, और लेफ्ट वेंट्रिकल से होता हुआ और ये जो है क्या बोलते हैं ऑर्टा के थ्रू होते हुए हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में हमारा ब्लड पहुंच गया। ठीक है, और यही पूरा ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, अगर आपसे कोई ब्लूप्रिंट कहे ब्लड सर्कुलेशन का बनाने के लिए ह्यूमन हार्ट में, तो ह्यूमन हार्ट में जो ब्लूप्रिंट बनेगा वो यही है। इसका आप स्नैपशॉट ले सकते हैं, इट इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ, आपको मैं बता दूं, ये यहाँ तक आपको ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट आप बता सकते हैं। इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक और बात, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो आपको चीज़ें समझने, समझाने और लिखने या एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। यहाँ पर आपको हार्ट का फिगर मिल रहा है, धीरे धीरे चीज़ें कहाँ से कैसे होकर के गुजरती हैं, ब्लड
कैसे आता है, कैसे जाता है, एरो के थ्रू समझाया गया है। और इससे ऊपर एक आपको ब्लूप्रिंट दिया गया, आप इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ, दो चीज़ें जो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल रही हैं वो ये पल्मोनरी आर्टरी और ये पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, है ना। और उसके बाद अब यहाँ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड होता क्या है? तो सिंपली मैं आपको बताऊं कि जहाँ तक मुझे याद है सीडीएससी के एक एग्ज़ाम में 2013 के आसपास जब एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें पूछा गया था व्हाट इज़ ब्लड, ठीक है, व्हाट इज़ ब्लड। उसमें लिखा था जस्ट अ फ्लूइड, फिर दो ऑप्शंस और थे और उसके बाद एक लिखा था कनेक्टिव टिश्यू। तो याद रखिएगा ब्लड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू है। अगर फ्लूइड दिखा है और कनेक्टिव टिश्यू नहीं है तो ब्लड एक फ्लूइड है। लेकिन अगर फ्लूइड लिखा है और कनेक्टिव टिश्यू भी लिखा है तो ब्लड इज ऑलवेज बी अ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक। और अगर दोनों साथ में लिखा है तब तो मोस्ट प्रेफरेबल आंसर हमारा वही होगा, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ब्लड इज अ फ्लूइड विच इज ऑल्सो नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। अंडरस्टैंड? अब जरा समझते हैं कि ब्लड में होता क्या है। तो ब्लड में मेनली दो चीज़ें होती हैं, एक सॉलिड कंपोनेंट और दूसरा होता है लिक्विड कंपोनेंट, ठीक है। तो सॉलिड कंपोनेंट को हम ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं, ठीक, और लिक्विड कंपोनेंट को हम प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात? ब्लड में मेनली जो मुख्यतः दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो मुख्यतः दो चीज़ें, पहले सॉलिड कंपोनेंट, सॉलिड चीज़ें होती हैं, और दूसरा होता है हमारा लिक्विड कंपोनेंट, ठीक है, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। अब ब्लड कॉर्पल्स के नाम से जो हमारे सॉलिड कंपोनेंट्स होते हैं उनमें से पहला कंपोनेंट है आरबीसीज, यानी रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं। फिर होता है वाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं, और उसके बाद होता है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। अब जरा समझते हैं कि इसमें क्या है। आरबीसीज अगर है तो क्या है, ब्लड प्लेटलेट्स क्या है, और ये डब्ल्यूबीसी क्या है, ठीक। इन सारी बातों को यहीं पर डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास पहला पॉइंट जो है आरबीसी है। आरबीसी में आरबीसी कैरीज रिस्पेक्ट गैस, और रिस्पेक्टिव गैस कौन सी होती है? या तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। हमारी बॉडी के अंदर दो ही मेन सोर्स ऑफ गैसेस होती है, दो ही मेन कंटेंट ऑफ गैस होती हैं। तो पहला होता है ऑक्सीजन और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अच्छा, ये दोनों कहाँ पाई जाती हैं? ब्लड में किस हिस्से में पाई जाती है? ब्लड कॉर्पल्स के किस हिस्से में पाई जाती हैं? तो यह आपका आंसर होगा रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती हैं, जो कि सॉलिड कंपोनेंट होता है। और सॉलिड कंपोनेंट को हम किस नाम से जानते हैं ब्लड के? तो उसे हम ब्लड कॉर्पल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट यहाँ क्या है? कंटेन हीमोग्लोबिन, एचबी का मतलब हीमोग्लोबिन होता है, इम्पार्ट रेड टू रेड टू ब्लड, ठीक है, रेड कलर टू ब्लड, यानी कि हीमोग्लोबिन की सहायता से ये रक्त को लाल बनाने में जो है कुछ अच्छा एक पार्ट अदा करता है, ऐसा कुछ। फिलहाल मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ब्लड प्लेटलेट्स की बात करें, बहुत ही ईजी है। इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग विद द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, विद द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। यहाँ पर लिखा नहीं है, आई एम सो सॉरी उस चीज़ के लिए। मैंने बोला था लेकिन अपडेट नहीं किया गया इस चीज़ को। यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग विद द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, ठीक। अगर विटामिन के नहीं है तो ब्लड प्लेटलेट्स जो है आपके ब्लड में क्लॉट बना देती है। एक और बात, जब आपकी बॉडी में ब्लड प्लेटलेट्स धीरे धीरे कम हो जाएगा तो आपकी स्किन पर काले काले चकत्ते या कुछ गोल निशान काले काले दिखने लगेंगे। उसमें ना तो दर्द होगा ना ही कोई पेन होगा, लेकिन निशान आपकी स्किन पर सामने उभरते हुए नजर आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस समय भारत के जो पड़ोसी देश पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ को
इसी से संबंधित समस्याएं हैं इनकी बॉडी में, ब्लड प्लेटलेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही है। और ठीक है, जो भी हो आगे, अब मैं क्या ही कहूँ। ठीक, नेक्स्ट WBC क्या है? प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय जो है इंगल्फिंग द जर्म सेल्स एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज़। ठीक है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करना और बॉडी में जो डिफेंस वाला काम होता है ना, सुरक्षात्मक वाला काम, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बनाना और टूटी फूटी कोशिकाओं को निर्मित करना या ऊतकों की हेल्प करना, टिश्यूज़ की हेल्प करना, है ना, नए टिश्यूज़ बनाने में हेल्प करना, ये सारे काम जो है WBC के थ्रू होते हैं। ओके, नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? तो प्लाज्मा which is a yellow color fluid containing 90% of water, 10% of organic substances like protein, albumin, globin, protein as albumin, globin and dot 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 dot, बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है इसमें। ठीक है, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक और चीज़ है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक लिम्फ नाम की चीज़ से इंट्रोड्यूस करवाया था। ठीक है, लिम्फ कहाँ गया भाई? ये देखिए, ठीक है, ब्लड एंड लिम्फ लिखा हुआ है ना आपकी, ये देखिए। ठीक, ये सर्कुलेटरी मीडियम है। अब ब्लड वगैरह तो हमने देख लिया, ब्लड में चीज़ें जो पाई जाती हैं उनको देख लिया। ठीक है, हमें अब देखना है लिम्फ क्या होता है। ठीक है, तो आइए ज़रा हम लोग लिम्फ की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज़ लिम्फ। So lymph is a yellowish fluid escapes from the blood capillaries into into the intercircular spaces contain less protein than blood. Lymph flows from tissues to heart, assisting in transportation and destroying germs. बहुत सिंपल। लिम्फ होता प्लाज्मा की तरह है, येलोइश होता है। ठीक, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? प्लाज्मा कंटेन्स मोर प्रोटीन अमाउंट बट लिम्फ कंटेन्स लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन। ठीक, अच्छा, ये तो पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि लिम्फ जो है वो टिश्यू से हार्ट तक बहता तो है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो क्या करता जाता है, जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से होकर के जब ये गुजरा तो वहाँ जो जो जर्म्स मिले जो उनको डिस्ट्रॉय करता हुआ जाता है, और फाइनली हार्ट में अगर पहुँचा तो हार्ट में भी जो कुछ एक जर्म्स होते हैं उनको ये क्लियर आउट करता है। ठीक, और अगर वो नहीं कर पाया तो वो जा कर के हमारी वेन्स आर्टरी में कहीं जा कर के इकट्ठा हो जाते हैं और वही एक कुछ ब्लॉकेज बना लेते हैं, जिसकी वजह से इंसान को हार्ट अटैक की समस्या होती है। ठीक है, ओके, नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? दो तरीके की चीज़ें हैं इसमें, आर्टरीज एंड वेन्स। उसी से मैं आपको बताया था जब आपको लिम्फ और अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था ब्लड। ठीक है, लिम्फ एंड ब्लड इधर साइड में लिखा हुआ था ना कहीं, और फिर इधर कुछ लिखा हुआ था, फिर इधर लिखा हुआ था एक हार्ट। ठीक है, तो वो बातें आपको बताते हैं कि आर्टरीज क्या होती है और वेन्स क्या होते हैं और दोनों का काम क्या होता है। तो सिंपली आर्टरीज एंड वेन्स आर फाइंड इन, हमारा जो ऐसे वाला बनाते हैं ना हम लोग शेप, ये हार्ट ही है। ठीक है, ये वाले हार्ट में नहीं पाए जाते, लेकिन ये हाँ हार्ट में ही पाए जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं। ठीक, अब हार्ट में जो आर्टरीज एंड वेन्स होती हैं उसमें पहला पॉइंट है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट्स एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी के अलावा बाकी जितनी आर्टरीज हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिंपल, काम खत्म। ठीक है, आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरी में क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन सिमिलरली वेन्स क्या करती हैं? तो वेन्स इनका उल्टा होती है, यानी आर्टरी में अगर ऑक्सीजनेटेड है तो वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड, सिंपल। ठीक, तो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन वेन्स में भी एक एक्सेप्शन है। जैसे यहाँ पर एक एक्सेप्शन था, वैसे ही वेन्स में भी एक एक्सेप्शन है कि
पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। तो फिलहाल इतना आपको समझना है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड। अब आप आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड याद रख लेंगे, आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अलावा कौन बचा, डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड कहाँ पाया जाएगा भाई, आर्टरी में तो एक हो गया, दूसरा बचा वेन्स, तो वो वेन्स में पाया जाएगा, ठीक। अब वेन्स में अगर पाया जाएगा तो हमारे वेन्स में एक एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन, तो पल्मोनरी में ऑक्सीजनेटेड, और पल्मोनरी आर्टरी में हमारा पाया जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अंडरस्टैंड। अब एक बात यहाँ और ध्यान देने वाली है कि हम आर्टरीज और वेन्स को कहते क्या हैं। सो आर्टरीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल एंड वेन्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज कलेक्टिंग वेसल्स। यानी कि वेसल्स जहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो वो होती हैं आर्टरीज, और ऐसी वेसल जहां पर कलेक्शन हो, अलग अलग जगहों से चीजें लाकर रखी जाए, स्टोर किया जाए, दोज आर नोन एज कलेक्टिंग वेसल्स। और कलेक्टिंग वेसल्स किसका नाम है, वेन्स। सिंपल, बहुत बढ़िया। आप सबका रिप्लाई मुझे यहां पर दिख रहा है स्क्रीन पर। तुषार मेहता, आप जी आपका कमेंट मिला था, आपका जो भी वीडियो आपने बोला था, आपका वीडियो तैयार हो गया, और मैं बोल दूंगा मैनेजमेंट से कि वो आपको भेज दे, ठीक। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, मैं आप सबको रिप्लाई दूंगा जी, सबके कमेंट हम पढ़ते हैं, ठीक है। आप अच्छा, आप नए ज्वाइन हुए हैं, कौन है, नाम चला गया, सचिन भाई नए ज्वाइन हुए हैं, इनको पूरे वीडियोस फॉरवर्ड कर दिए जाएं। मैं आपको बोल दूंगा सचिन, आपके लिए मैनेजमेंट में कि आपके लिए पूरा, वैसे आप टेंशन मत लीजिए, हमारा मैनेजमेंट ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रांग है, उनको वीडियोस फॉरवर्ड करना है और वो कर देंगे आपकी बिना कहे ही, ठीक है। फिलहाल आप ये क्लास कीजिए, आपको बाकी चीज़ें मिल जाएंगी टाइमली। अच्छा, अब आर्टरीज में जो हमारा मेन पॉइंट है तीसरा, वो तीसरा क्या है, थिक एंड इलास्टिक। आर्टरीज थोड़ी सी मोटी और खिंचाव वाली होती हैं, यानी आर्टरीज में अगर खिंचाव होता है तो कोई समस्या नहीं। अच्छा, आपने देखा होगा साइकिल या बाइसिकल या गाड़ी में एक ट्यूब पड़ता है, वो ब्लैक कलर का ट्यूब होता है, तो उसी तरीके से हमारे हार्ट में भी लगभग वैसी ही संरचना, लगभग कह रहा हूँ, एग्जैक्टली मत सोच लेना, ठीक है, लगभग वैसी ही संरचना पाई जाती है। ब्लैक कलर नहीं होता, वो बात अलग है ना। अब वैसी संरचना, थिक एंड इलास्टिक वाली संरचना जो होगी, स्ट्रक्चर जो होगी, उसे हम आर्टरी कहेंगे। लेकिन अगर इसका उल्टा, तो इसका उल्टा मतलब वेन्स, तो वेन्स में क्या होती है, थिन एंड लेस इलास्टिक, यानी पतली और कम खिंचाव वाली जो संरचनाएं पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं, वेन्स में, या वो वेन्स होती हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं, अगला है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। सो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की अगर हम बात करें, वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स, देन देयर आर टू मेन कंडक्टिंग पाथवेज in a plant, in any plant. The first one is phylum, the first one is xylem, and the next one is phylum, which is shown as here, jo which is showing at your screen. So both are important in the term of transportation of the plant, ठीक। अगर दोनों नहीं है तो समझ लेना भाई साहब कि प्लांट जिंदा नहीं है, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो करते क्या है, तो कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी नीचे से ऊपर जाइलम, और कैरीज प्रोडक्ट टू, एक मिनट जरा, कैरीज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स, जस्ट वेट, हाँ जी, कैरीज प्रोडक्ट फ्रॉम photosynthesis from leaves to the other part of the plant, ये काम फ्लोएम का काम सिंपल इतना है, ऊपर से नीचे भेजना, और जाइलम का काम है जल ले जाना, जा से जाइलम, जा से जल, ठीक है। तो जल के साथ मिनरल भी जाता है क्योंकि जल जाता है रूट के थ्रू, सिंपल इतनी सी बात याद रखो, जा से जाइलम, जा से जल, जा से जाइलम, जा से जल। अगर आप ये याद रखते हैं तो आपको ये याद हो जाएगा कि जाइलम का क्या वर्क है, काम क्या है, और
ये फ्लोएम का काम क्या होता है? फ्लोएम का काम जस्ट अपोजिट, दो ही काम होते हैं प्लांट में, या तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना फूड उसके बॉडी पार्ट में भेजा जाता है, फोटोसिंथेसिस से बनता फूड का है ग्रीनिश पार्ट ऑफ द प्लांट, और ग्रीनिश पार्ट ऑफ द प्लांट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में लीफ ही होती है। एक्सेप्शन जो है नागफनी वगैरह है, कैक्टस जिसको कहते हैं, उनमें ये थोड़े से एक्सेप्शन पाए जाते हैं। तो जो एक्सेप्शन है उसकी बात यहाँ पर नहीं है। एक्सेप्शन जो ग्रीनिश पार्ट है वहाँ से जो है मोस्ट ऑफ द केसेस फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है। अब वहाँ से फूड बना तो जड़ तक पहुँचेगा ही पहुँचेगा, तो वो जड़ तक अगर फूड पहुँचाएगा फ्लोएम। नाम देखो, फूड और फ्लोएम, फ्लोएम को पीएच से लिखते हैं लेकिन याद रखना फा से फूड, फा से फ्लोएम, ठीक। और जा से जल और जा से जाइलम, ठीक है। जल जाएगा तो मिनरल भी जाएगा। अब दूसरा पॉइंट है, जब जाइलम ऐसा कुछ करता है कि पानी को और मिनरल को नीचे से ऊपर की तरफ पेड़ में पहुंचाता है, तो उसमें कोई भी एनर्जी यूज नहीं होती। लेकिन जब ऊपर से नीचे की तरफ भेजा जाता है फूड को, किसको? फूड को। कहाँ बने? तो फोटोसिंथेसिस में बने हुए फूड को। कहाँ से? लीफ या ग्रीनिश पार्ट, फ्रॉम ग्रीनिश पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, उसमें एनर्जी यूज होती है। लेकिन किस फॉर्म में? एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। एटीपी का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। और एडीपी का होता है एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, दो तरीके से जो है एनर्जी यूज होती है प्लांट्स या ह्यूमंस में। अब जरा यहाँ दो चीजें बाकी हैं। कौन कौन सी चीजें हैं उनको जरा हम देखते हैं। कि ट्रांसपोर्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। समझ में आ रही बात? क्यों होता है ऐसा, उसका कारण यहाँ पर दिया है, या फंक्शन क्या है, उसका रीजन क्या है, ये दिया। एब्जॉर्प्शन एंड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल बाय क्रिएटिंग पुल, नीचे से ऊपर धक्का देने की वजह से ऐसा कुछ होता है। अच्छा, हेल्प्स इन टेम्परेचर रेगुलेशन इन प्लांट्स में टेम्परेचर रेगुलेशन की वजह से भी ऐसा होता है, ठीक है। कि पानी जो है वो वाटर वेपर के जरिए अंदर से थोड़ा थोड़ा बाहर आता है। दो कारण आपको यहाँ पर बता दिए गए, पुल वाला और दूसरा जो ये था, क्या बोलते हैं इसको, अरे रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इन प्लांट्स। और जो लास्ट है ट्रांसलोकेशन किसे कहते हैं, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, ठीक है। ये बहुत महत्व रखता है अपने आप में। क्या है जरा आइए देखते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। समझ में आ रही बात? पत्तियों से पेड़ के सारे भाग तक खाने का पहुंचना ट्रांसलोकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन, ठीक। एक्सर्शन वगैरह की बात है तो एक्सर्शन की बात होगी लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिलहाल लेते हैं। वी विल मीट फॉर फर्दर थिंग्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑफ कोर्स शेयर इट। और अगर कोई डाउट्स है तो आप इसको कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर मौजूद रहेगा, ठीक है। हम आपके व्यूज़ का या हम आपके जो थॉट्स हैं कमेंट के जरिए उनका इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वंस अगेन वी विल मीट फॉर फर्दर थिंग्स फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।